स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. ओके, sir, I have missed few notes for this chapter, so where can I find them? मृदुल, इसका ये रहेगा YouTube पे लिंक अवेलेबल रहेगा मास्टर क्लास में, ठीक है? सो जस्ट चेक दैट, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा लास्ट लेक्चर्स का। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए सेल के वो सारे मिल जाएंगे। ओके मृदुल? हाँ, okay, chalo, shall we start now? We'll start with the next part of the topic, that is the mitochondria. Vaishnavi, there is no PDF for this. No, Deepika Vaishnavi को दिया मैंने, right to talk. Very good. किसी ने लिंक भी अपलोड कर दिया, नुपुर ने. Very good नुपुर. How many pages I have to leave for last? बाप रे, ये पता नहीं यार. वेरी गुड, थैंक यू नुपुर. सेल का प्लेलिस्ट नुपुर ने डाल दिया है. एक्चुअली ना श्रेया, जो श्रेया इज आस्किंग कि फर्स्ट सेल वाज सीन बाय रॉबर्ट हुक और लिवेनहॉक. तो लिवेनहॉक ने ना एक्चुअली वो प्रॉपर स्टडी किया. रॉबर्ट हुक वाज ट्राइंग टू स्टडी हिज ओन सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप, सो ही कॉइन्ड द नेम एज सेल. तो पहले बार रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद लिवेनहॉक ने उसका पूरा स्टडी किया. You need to share again sir because I have shared to you. Oh, अच्छा ऐसा किया क्या नुपुर ने? हाँ बराबर, पैनलिस्ट को ही जाता है ना वो. एक मिनट. हाँ ओके, मैंने ना ये शेयर कर दिया है. सेल का प्लेलिस्ट है ये, ठीक है? यू कैन गो थ्रू दिस. भक्ति का माइक ऑप्शन चला गया. किधर चला गया भक्ति? घूमने के लिए गया होगा. तू भक्ति, तेरा माइक ऑप्शन भटकी. भक्ति हाथ ऊपर करना. भक्ति, हाँ आ गया वापस. चलो, shall we start? चालू करे. Yes, हम sir. हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करता है. क्या तुम लोग सब रेडी है? हेलो. Yes, sir. तो बोलो तो सही है. Yes, sir. सो जाते Yes, sir. अचानक नींद आ जाती है कि तुम लोगों को? बैठे बैठे से ड्राइंग्स हो गए. ओके चलो, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. मींस रॉबर्ट हुक. हाँ, रॉबर्ट हुक ने पहली बार वो डेड सेल्स को देखा, लिवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को. करेक्ट, ठीक है? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग अभी शुरुआत करते हैं. श्रावणी को कुछ कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या है. स्माइली मत डालो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. Okay, mitochondria, as we all know, what is mitochondria? Mitochondria is called as Powerhouse of the cell. powerhouse of the cell, the one which generates ATP. Fantastic. सब लोगों ने लिखा भी है, गौरी, भक्ति, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, कुछ लोगों ने बताया भी. So माइटोस का मतलब आता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रोस का मतलब आता है ग्रैन्यूल्स. So it's a thread-like structure having number of granules within it. That is why the name is given as mitochondria. So shape is of course going to be rod shaped, ठीक है? And this particular rod shaped structure will have many small spherical granules. Spherical का मतलब आता है circular, राउंड. ऐसे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे. मतलब ये वाला जो रीजन है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, आपको क्लीन नहीं दिखेगा, उसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे.
What is the size of the mitochondria? So mitochondria has a size of 0.2 to 2.0 microns. So that's the diameter of this particular structure. And the average number will vary as per the cell. जैसा cell रहेगा वैसा रहेगा. So it is minimum 50 and maximum up to 5,000. Depends on the type of cell. ठीक है, जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड इज मोर तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन दैट सेल विल बी मोर. जहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, सो देयर द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी लेस. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर लेस बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स इज कंपैरेटिवली लेस. व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस? बिकॉज प्लांट्स आर स्टेशनरी, नॉट ऑन द मूव. That is why their energy requirement is less. So plant cells में mitochondria will be less, but plant cells will have more of plastids, chloroplast. तो वो सबसे ज्यादा रहेगा उसमें. Okay, तो थोड़ा ये फर्क रहेगा. So this is the basic information on the size and shape of mitochondria. So this slide is about the size and the shape. Please write this down. हो गया? Finished? Chalo, good. So this is the size and shape of the mitochondria. Now let's try and understand the actual structure of the mitochondria. As you people have correctly said, mitochondria is known as the powerhouse of the cell. So what is the structure? That is morphology. इसका exact structure कैसा होता है? That we'll try to understand. Now, if we observe mitochondria under electron microscope, then it will appear something like this. तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? So ये double membrane structure है. Okay, so it is basically a double membrane structure, and within the double membrane structure we have the cavity, and that cavity is filled with the fluid. So that's known as the matrix. Okay, a very important organelle found in the eukaryotic cell. So the outer membrane is going to be a clean and straight membrane, whereas the inner membrane has undergone the infolding. तो इनर मेम्ब्रेन को ऐसे बहुत सारे इनफोल्डिंग्स आते हैं, एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, अभी ये इनफोल्डिंग का काम क्या होता है? दिस इज अ स्टैंडर्ड रूल. कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में, सपोज वी हैव अ थ्रेड लाइक दिस, एंड सपोज इन द सेम डिस्टेंस इफ आई पुट अ थ्रेड लाइक दिस, सो द अब ये इनफोल्डिंग आया, मतलब क्या हो गया? ये थ्रेड का लेंथ बढ़ गया, ये थ्रेड का लेंथ कंपैरेटिवली कम है. सो नेचुरली इट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो स्टैंडर्ड आंसर है कि why inner membrane has undergone infolds, because it is necessary to increase the surface area for the function, because function of the mitochondria is to produce energy. Right now, outer membrane is generally freely permeable, but the inner membrane is going to be selectively permeable. मतलब inner membrane will be like plasma membrane, will allow certain substances to enter in and exit out. Correct. So that is the work, and it has undergone many folds. So it is folded, and these folds, ये जो folds बनते हैं ना, these folds are known as cristae. Okay, so जितने भी ये infoldings आते हैं, these infoldings are known as what? They are called as the cristae, and that is the region where the actual production of energy will take place. मतलब अभी हम लोगों को वो membrane का भी structure पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे folds है. Okay, now the thickness of this membrane is going to be 60 angstroms. Okay, so that is the thickness, and of course it's going to be freely, outer membrane is freely permeable. जो मैंने अभी already बोल दिया आपको, it is freely permeable and it's going to be smooth, and the thickness is going to be again 60 angstrom. मतलब दोनों membrane का thickness same है, but the only difference is inner membrane is selectively permeable, whereas outer membrane is freely permeable. That's the basic difference. Freely permeable मतलब क्या? It will allow substances to enter in and exit out. Correct? But inner membrane will make sure कि जो substance चाहिए उसी को वो अंदर लेगा, जो नहीं चाहिए उसको वो बाहर निकाल देगा, और जो continuous चाहिए mitochondria के अंदर वो उसको वैसा ही रखेगा. It will not allow that to exit out also and enter in also.
करेक्ट. सो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स आते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू शुड रिमेंबर, दैट इज द क्रिस्टे. Thickness of the both the membranes, outer membrane and inner membrane. Inner membrane being selectively permeable, outer membrane being freely permeable, and this infoldings which are present in the inner membrane to increase the surface area. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन. ये बहुत बेसिक है, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ये. यस. उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको क्या कहते हैं? वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स में जो फ्लूइड रहता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं उसको. हम लोग करते हैं ना डिस्कस अभी, आगे वही है. That's called as the matrix and it contains many enzymes. बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिया को चाहिए माइक का ऑप्शन. आज फिर से कम स्टूडेंट्स है. डन हो गया. चलो लिखो फटाफट. लिख के हो गया तो बोल दो कि हो गया सर. कार्तिकेश, डॉन, सानिका इज सेइंग डॉन. डॉन ई सर. कार्तिकेश हाथ ऊपर करो बेटा. श्रेया हो गया. दे दिया आपको ऑप्शन. चलो डन. Fine. So we are done with this. Sir, can't we say inner membrane as cristae? See, Gaurav, inner membrane के जो infolds है ना, these infolds are known as the cristae. ये जो fold आया है ना, this is called as one cristae. इसको cristae नहीं बोलेंगे. Get in this? This won't be called as cristae. इसको cristae नहीं बोलेंगे. cristae कौन सा है? ये वाला जो ऐसे infold हुआ है. समझा? Sir, please do info us when you will be here at Aurangabad for the offline lectures. Waiting for your lectures. हाँ हाँ जरूर जरूर ईशानी, आऊंगा. Whenever I'll come, of course you will come to know that I'm coming to Aurangabad, and then we'll have. Don't worry. कब ये नहीं बोल सकता भाई मैं अभी. मेरा ऑलरेडी इतना सारा काम चल रहा है और ऑनलाइन लेक्चर्स भी चल रहे, तो वो सब मैनेज करके आना है ना. अभी थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बनाते बनाते इट्स गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम. ओके, सो डोंट वरी. क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है ना, ये ऑनलाइन के हिसाब से पूरा स्केड्यूलिंग मेरा बन चुका है पूरा, यानी फॉर द एंटायर वीक के कब कौन सा क्या होता है. अब इसको धीरे धीरे मुझे चेंज करना पड़ेगा. राइट. ग्रेजुअली थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन विल शिफ्ट टू द ऑफलाइन. तो वापस वो स्केड्यूल पूरी तरह से एक साथ रीस्केड्यूलिंग पॉसिबल नहीं होता है. So it will be done gradually, okay? But I'll be there, of course. I'll be there only for you people, so don't worry. मेरे 12th के भी बच्चे हैं वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ. या अमूली आ गई है मीटिंग में और अमूली ने हाथ ऊपर किया है. Why so less people? Yes, अमूली. Sir, what is that 68 thick? 60 Armstrong thickness. Armstrong. A is the unit known as Armstrong. That is the unit of measurement for the cellular structures. Okay, sir. Yes, Bhakti, sure. See about the offline, online जो भी है ना, so that information you will get very soon. नासिक में भी offline चालू करेंगे, लेकिन that information will be given to you by the authorities. So let's wait for that time to come. It will start. Don't worry. थोड़ा ये सेटल हो जाने दो. लेट्स ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑफलाइन चालू किया था और 10 दिन में बंद करना पड़ा फिर से, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, करेंगे हम लोग. चलो डोंट वरी. यस कार्तिकेश, श्योर वी विल. चलो आगे बढ़े. नुपुर ने फिर से हाथ ऊपर किया. नुपुर क्या हो गया? नुपुर को माइक का ऑप्शन चाहिए. चलो माइक दे दिया भाई आपको. डन दे दिया. Okay, so this is how the morphology or rather basic structure of the mitochondria will be seen. As I said, no, mitochondria का काम होता है to produce energy. So because it is called as the powerhouse of the cell, the one which produces energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. So naturally we need to understand what are these structures which are responsible for production of energy. क्योंकि पूरा mitochondria तो नहीं बनाएगा, there must be something which is responsible for the production of energy. So that is why we need to understand a further ultrastructure, यानी उसको और थोड़ा magnify करेंगे. When we magnify the structure more, then what do we observe?
सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन एज वी ऑल नो, ठीक है. देन वी हैव द इनर मेम्ब्रेन, but this inner membrane has undergone what? The inner membrane has undergone the infoldings, and these infoldings are known as the cristae. So let's draw the cristae here. So the cristae will look something like this. So these are the cristae, and this cristae will have this small lollipop like structure. Okay, ऐसे बहुत सारे lollipop like structures आएंगे. So this is how the infoldings of the mitochondria, and these are the cristae. Now within the inner membrane, कोई तो भी मुझे पूछ रहा था कि अंदर क्या होता है. So we have this inner compartment, and this inner compartment is full of different types of enzymes and different chemicals. Yes, you have to draw this. हाँ, आप लोगों को सबको ये ड्रॉ करना है. लाइन डायग्राम फास्ट ड्रॉ करने का, राइट. इसके अंदर क्या रहेगा? सो इनर मेम्ब्रेन विल हैव, अच्छा दिस वन इज द आउटर कंपार्टमेंट. हाँ, आउटर कंपार्टमेंट मतलब क्या? द वन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. दोनों के बीच में यहाँ पे एक आउटर कंपार्टमेंट रहेगा, और यहाँ पे ये इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट इज इनर टू द मेम्ब्रेन. आउटर कंपार्टमेंट इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. तो ये बाहर की तरफ रहेगा, एंड बोथ आर फिल्ड विद द फ्लूइड. तो इसके अंदर भी फ्लूइड रहेगा, लेकिन अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है, द इनर कंपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं. द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो वो सब यहाँ पे रहेगा. So naturally it's going to have the lipids also. Then it will have few ribosomes. Ribosomes are necessary for the synthesis of proteins. Okay, so ribosomes will also be there. Then it's going to have the RNA. RNA रहेगा. RNA के साथ it's going to have 1 or 2 DNA also. It will have its own RNA and its own DNA. And ये क्यों होता है? That we will study now. And then of course it's going to have the granules as well. Yes, ये draw करना है. It's also going to have the granules. So ये सब मिलकर बन जाता है. This is known as the matrix. Okay, this is the outer compartment. Okay, this one is the outer membrane. This one is the inner membrane. And these are the cristae. Okay, so this is how the structure will be seen. RNA and DNA का मैं आप लोगों को बोलता हूँ. RNA and DNA specifically related to that particular mitochondria and its function. So what is that? That we will study now. Okay, just draw this diagram fast. पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना हम लोग. नाउ वी आर स्टडिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम लोगों को सब पढ़ना पड़ेगा ना. तो अभी ये जो क्रिस्टे के ऊपर जो लॉलीपॉप्स दिख रहे हैं ना आपको, डोंट राइट लॉलीपॉप्स, देयर इज अ नेम गिवन टू दैट. ठीक है, सो ये लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दैट वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव येट नॉट अंडरस्टूड वेयर एग्जैक्टली एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज एटीपी. ओके, दैट वो हम अभी तक हम लोगों को समझा ही नहीं है. हम तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ड्रॉ दिस प्रॉपरली एंड देन वी विल मूव अहेड.
सर देर एक्चुअली विशाल सर आए ना, तो थोड़ा उनके साथ मैं बात कर रहा था, मेरे सामने ही बैठे हैं वो। सर यस बेटा। आपने ये जो एरो ड्रॉ की है, वो जो उसके उसके पास कुछ नहीं लिखा, वो क्या है? ये ना, नहीं नहीं, यहाँ हाँ, पे कुछ नहीं लिखना है, ओके। इधर कुछ मत लिखो। ये स्पेस के बारे में बात कर रहा था ना मैं, इसके लिए मैंने वो एरोज निकाले थे। यस ओके, सर। चलो हो गया ड्रॉ करके सब लोगों का। बायो सर। ओके चलो डन, आगे बढ़ते हैं। आलिति स्टूडेंट आई हो। चलो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा और अंदर जाते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर नाउ व्हिच इज नोन एज द क्रिस्टे। तो ये क्रिस्टे के ऊपर ऐसे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर से, इफ यू कैन सी हियर, करेक्ट। सो दिस इज द इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का ये पूरा इनफोल्डिंग है, एंड दिस इनफोल्डिंग हैज दिस स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड these स्मॉल स्ट्रक्चर्स। What are they? It's called as the stalk and knob, ऐसा उसको बोलते हैं, and they are known as the oxysomes. So the name of this structure is the oxysome, ऐसा उसको हम लोग बोलते हैं, और it is also called as the F1 particle. विशाल सर वो दरवाजा बंद करेंगे प्लीज? यस सर, यस सर। Yeah, it is called as the oxysome or the F1 particle. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर सब लोग, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द F1 particle. Now remember, these F1 particles or the oxysomes are basically attached to the, they are basically attached to the cristae, that is the infolding of the inner membrane. Now, as I said, there are two different structures which are seen. There is one, this ball-like structure that's called as the knob, and then we are going to have the stalk, and then we are going to have the base. Okay, so there is a small base which is there. So this base piece has the thickness of 45 angstrom. Okay, so that is the base. वो base के ऊपर attached रहता है stalk, which has the thickness of 32 angstrom, और उसके बाद आता है एक बड़ा सा head region जिसको मैंने knob ऐसा नाम दिया था, KNOB. So this has 100 angstrom as the size. So size of the head is 100 angstrom, size of the stalk is 32 angstrom, and size of the base piece is 45 angstrom. These are the specifics. So मतलब oxysome is the structure present on the cristae. And this oxysome, also known as the F1 particle, is actually the unit which is responsible for production of energy in the form of ATP. So it's going to have three different structures: base region, stalk and head. Base का size, stalk का size और head का size हम लोगों ने देख लिया. Okay, so that is how the structures are seen. As I said, it is responsible for the production of energy in the form of ATP, and ATP production is basically a series of chemical reaction. ये कौन सा chemical reaction है जिसमें ग्लूकोज is broken down? ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके लिए ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन अ स्टेप वाइज मैनर. इसके कुछ स्टेप्स आप लोगों ने शायद, क्रेब्स साइकिल नाम का एक साइकिल होता है, यस परफेक्ट सानिका, ग्लाइकोलिसिस. क्रेब्स साइकिल करके एक बड़ा सा साइक्लिकल प्रोसेस आता है जिसमें ना अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ओके, तो कैसे होता है? तो सबसे पहला आएगा ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद आएगा क्रेब्स साइकिल, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो व्हेनेवर द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? द फर्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू हैव हियर इज ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. फिर सेकंड स्टेज आता है, दैट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. मतलब इलेक्ट्रॉन एक रीजन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, एंड व्हाइल दे आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ये पूरा प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है. ओके, नॉट नाउ बट इन अ चैप्टर नोन एज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. आप लोगों को फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऐसे 2 चैप्टर्स है एनसीईआरटी में, तो उसमें ये पूरा हम लोगों को पढ़ना है. ओके, ठीक है. सो इस तरीके से ये आता है. सो 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उसमें से ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म.
सो ग्लाइकोलिसिस मतलब इनिशियल पहला जो स्टेज है ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ माइटोकॉन्ड्रिया, बट क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहां पे होता है? सो इट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ओके, एक मिनट। हाँ, या फाइन, सो इट टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। और उसके बाद उस अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल्स, एज आई सेड दैट दे आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर दिस एंटायर चेन रिएक्शन जिसमें एटीपी बनेगा। सो नेचुरली अगर ये पूरा चेन बन रहा है तो इसमें वी नो दैट देयर आर एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स व्हिच आर आल्सो बी रिक्वायर्ड, especially for electron transport chain it requires its own coenzymes। तो ऐसे तीन अलग अलग टाइप के कोएंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है साइटोक्रोम्स, दूसरा आता है डिहाइड्रोजिनेज, और तीसरा आता है दैट इज नोन एज फ्लेवोप्रोटीन्स, दैट इज एफ। अभी ये तीनों भी पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? ऑल दीज थ्री पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट हियर ऑन द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर रहेंगे नियर द क्रिस्टे। Okay, so they are present on the inner membrane near the cristae। So this is how we see the three important structures। ठीक है, so they are responsible for the electron transport change। जैसे साइटोक्रोम्स होता है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ ऐसा होता है, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम आता है, फ्लेवोप्रोटीन्स आता है। ठीक है, so these are the coenzymes which will carry or transport the electrons from one region to another, and while they are transporting, the high energy electron is converted into low energy electron। So high energy का low energy क्यों बनेगा? Because energy is getting released from that electron in the form of ATP, इसके लिए। ठीक है, so this is how the importance of these structures will be seen। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? So synthesis of ATP is the function of the mitochondria, therefore it is known as the powerhouse of the cell। समझा सबको ये? Yes, sir. Yes or no? चलो, अब ये डायग्राम भी आपको निकालना है और इसका भी बेसिकली आपको पढ़ना है। सर, हाँ, हेड, स्टॉक एंड बेस पीस टुगेदर कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स। नहीं नहीं, हाँ यानी ये पूरा मिलकर ऑक्सीजन, करेक्ट, सॉरी, Yes. F1 पार्टिकल। And this has also has its own enzymes which are responsible for the different chemical reactions, and electron transport chain के लिए ये तीन को एंजाइम्स लगते हैं। ये बाकी के एंजाइम्स मैं अभी नहीं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, Yes, sir. चलो ये ड्रॉ करो फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन विल परफॉर्म एरो, यस यस, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैन प्रोड्यूस एनर्जी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉब, एक्चुअली ये जो हेड रीजन है ना उसको नॉब बोलते हैं। ऐसा कोई भी गोल चीज होता है ना उसको नॉब बोला जाता है। ओके, oxysomes and F1 particle, yes, oxysome F1 particle is same। Kartikesh, Parsons particles are the F1 particles only, same। They are also known as the Parsons particle, या फिर उनको दूसरा भी नाम दिया गया है, फ्रेंड्स मोरान पार्टिकल, ऐसा भी बोल दो उसको, फ्रेंड्स मोरान पार्टिकल। हो गया? No, sir.
Umesh is asking, but during exercise or when we are feeling tired, it performs anaerobic. Yeah. तो वो क्या होता है ना, amount of oxygen is less ना, so but still we will require what? Still we will require energy. So naturally the amount of oxygen which is entering in is less. मतलब demand is more but the supply is less. Under such situation, then it starts performing anaerobic respiration. Correct? Where there is no lack of oxygen, there is lack of oxygen, no absence of oxygen. Oxygen कम है, absent नहीं है. So that is the difference. Okay? चलो लिखो. Yes, और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. करेक्ट गौरी. Finished? Bye, sir. Okay, shall we? Other people, others, the peoples. Done, sir. Done, sir. Okay. So naturally, it's going to synthesize ATP, and therefore mitochondria is also called as the powerhouse of the cell. Powerhouse नहीं बोलने का, उसको बोलने का powerhouse of the cell. तो ये typical ultra structure है. Outer membrane, inner membrane has undergone infolding, जिसमें these infoldings are known as the cristae. Outer membrane is smooth, inner membrane is folded. So the folds are called as the cristae. Outer membrane is freely permeable, inner membrane is selectively permeable. Outer membrane का size is 60 angstrom, inner membrane का size is also 60 angstrom thickness. Now, the inner compartment is known has the matrix, outer compartment will have the fluid. Now, the cavity of the mitochondria is basically known as the will contain the mitochondrial matrix. जो मैंने अभी बताया कि इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स होता है, सो दैट्स नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एंड इट कंटेन्स व्हाट? इसके अंदर क्या रहता है? तो वाटर तो रहेगा ही, ऑब्वियसली फ्लूइड है तो वाटर होना ही चाहिए. along with the water it has the proteins in the form of enzymes, then it's going to have the lipids, then it's going to have few ribosomes, then RNA, then 1 or 2 DNA, granules, etc. Okay, and if we understand the ultrastructure of the F1 particle or the cristae, so cristae will have on its surface these F1 particles or oxysomes, okay, which are also known as the Fernandez-Monaz particles. ठीक है, so ये भी किसी ने शायद इधर लिखा था. ठीक है, so they are called as the Fernandez-Monaz particles, discovered by them, इसके लिए उसका नाम है, right, or F1 particles. Now, one mitochondria will have around 1 lakh to 10 lakh oxysomes. This is also important. Okay, approximate measurement है ये. So one mitochondria will have approximately 1 lakh to 10 lakh oxysomes. चलो ऑक्सीजोम को और अच्छे से मैग्नीफाई करके देखते हैं तो it looks something like this. So it's going to have the base piece, which is then the stalk, then the head piece. एंड ऑफ कोर्स द हेड पीस का जो डायमीटर रहेगा, और रादर उसका जो पूरा साइज रहता है, नॉट डायमीटर बट द साइज, दैट इज 100 एंगस्ट्रॉम्स. स्टॉक रहेगा 32 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज लाइक द थिकनेस, एंड बेस पीस का थिकनेस रहेगा 85 एंगस्ट्रॉम्स. ओके, सो इस तरीके से ये पूरा आएगा. एंड द लेंथ यानी हाइट ऑफ द बेस पीस इज गोइंग टू बी 45 एंगस्ट्रॉम्स, राइट. सो इस तरीके से ये रहेगा. एंड दिस इज गोइंग टू हैव द एंजाइम ATPase. करेक्ट. ऑक्सीजोम विल कंटेन एन एंजाइम नोन एज ATPase. अब ये जनरलाइज कर दिया है. ATPase मतलब क्या? द वन व्हिच सिंथेसाइजेस एनर्जी. लेकिन ATP ऐसा एक केमिकल रिएक्शन से होता है क्या? नहीं. सो देयर इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस through which this entire mechanism will take place. So generally we call that as enzyme as ATPase. Along with that, the membrane, inner membrane will also have 3 important coenzymes. कौन सा? First one is the cytochrome, second one is dehydrogenase, third one is flavoproteins. Okay, and they are responsible for electron transport chain reaction. Correct. So these particles or these enzymes will help to carry electrons from one region to another. तो ये एक typical at a glance in one slide the entire explanation on the structure of the mitochondria. इसमें किसी को डाउट्स है क्या? समझा क्या कि मैं जरा फास्ट गया? समझा सर. समझा ना? इसका फोटो ले लो. Sir, I didn't understand enzyme ATPase.
ओके अभी क्या होता है, मैंने क्या बताया, देयर इज वन साइकिल नोन एज द क्रेब्स साइकिल, ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस इधर होते हैं मैट्रिक्स में, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीजोन्स में होंगे। तो ऑक्सीजोन्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, तो उसके लिए वी हैव द एंजाइम नोन एज एटीपीएस। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एटीपीएस होते हैं। एटीपीएस का मतलब द वन विच जनरेट्स एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो जनरेट करता है, जो रिलीज करता है, तो उसके लिए लगने वाला एंजाइम। तो एटीपीएस ये जनरल टर्म है, उसके अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स आएंगे। बट एज आई सेड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, क्योंकि अभी वो डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स जाएगा उसमें। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ने वाले। बट जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच इज नोन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो वी कॉल देम एज एटीपीएस एंजाइम्स। इज इट क्लियर? समझा? अभी किसी ने पूछा था मुझे, हाँ श्रेया ही थी क्या? हाँ सर। ओके चलो हो गया, ये फोटो निकाल लिया इसका? यस ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी थोड़ा लास्ट स्लाइड, नूपुर को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये ले नूपुर। सर ये पहले लिख लिया है तो फिर से लिखना है क्या? नहीं फोटो निकालो इसका सिर्फ, क्योंकि एट अ ग्लांस पूरा एक साथ आ गया ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व्हाई इज इट, हाँ गौरव वो तो चाहिए ना बेटा। इससे पहले वाला कौन सा नूपुर? बहुत पीछे जाना पड़ेगा यार। ये दिस वन, ओके चलो। Now, we are talking here about the presence of DNA and RNA. Na? So, the DNA which is present here in the mitochondria is known as the extranuclear DNA. नाम से पता चलता है, when I say extranuclear मतलब the one which is present outside the nucleus. Very important structure. Now, cavity has dense fluid called as the matrix, having DNA, RNA, proteins and ribosomes. So, ये DNA क्यों होता है? So, this DNA has a particular set of genes which are responsible for the development of or rather production of its own mitochondria. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हो गया मतलब वो पूरा लाइफ टाइम के लिए वैसे के वैसे रहेगा क्या? No, mitochondria are getting replaced because they become old, they become worn out, तो वो खत्म हो जाते हैं, तो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। तो DNA will help in making its own mitochondria so that this mitochondria need not be dependent on the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस से डिपेंडेंट रह गए फिर वो डीएनए बनाएगा, मैसेजेस भेजेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। सो इट्स गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। So DNA will make sure, the DNA which is present within the mitochondria will make sure that it will make its own mitochondria. Number one, RNA plus it will have certain the genes which are responsible for the production of proteins, क्योंकि कुछ particular proteins लगते हैं which are necessary for the production of the enzymes. तो ये प्रोटीन बनाने के लिए भी जो जीन्स होते हैं they are present on this DNA. इसका माइक चालू है, इसका रेडियो चालू हो गया, हाँ बंद हो गया। ओके सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए रहेगा, डीएनए के ऊपर ऐसे कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं that are responsible for the specific proteins which will make the mitochondrial enzymes. ओके ताकि वो अपना खुद का एंजाइम खुद बना सकता है। लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं बनता है, क्योंकि क्या होता है ना, डीएनए विल कैरी इट्स डीएनए's मैसेजेस आर कैरिड बाय आरएनए, दैट इज व्हाई आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो भी जीन्स होते हैं उसका मैसेज कौन कैरी करेगा? आरएनए। और ये आरएनए किधर जाएगा? आरएनए विल एंटर इन द राइबोसोम्स। यहाँ पे देखो राइबोसोम्स भी है, एंड राइबोसोम्स विल मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस?
Sir, so DNA is not making any protein. It's the ribosomes that are making. कोई भी डीएनए का कोई फंक्शन होता ही नहीं है. डीएनए में जीन्स होते हैं, दे जस्ट आर रिस्पॉन्स, स्टिमुलेटरी काम करते हैं. मतलब जैसा हमारा डीएनए रहेगा ना वैसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने वाला कोई और रहता है. जैसे इन शॉर्ट इफ आई हैव टू टेल यू कि वी हैव एन आर्किटेक्ट. ओके, आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, बराबर है? यस और नो? राइट. लेकिन आर्किटेक्ट खुद खड़ा रह के बिल्डिंग बनाता है क्या? नो. नहीं. वो बिल्डिंग बनाने का काम किसका है? लेबर का. समझ में आ रहा है? यस सर. यस. तो ये डीएनए इज लाइक एन आर्किटेक्ट एंड राइबोसोम इज अ लेबर. इज इट क्लियर? ठीक है. और आरएनए क्या करता है? आरएनए ये डीएनए के मैसेज को ट्रांसफर कैरी करने का काम करेगा राइबोसोम तक, क्योंकि डीएनए कैन नॉट गेट अटैच्ड टू द राइबोसोम डायरेक्टली, सो आरएनए डज दैट वर्क. तो आरएनए क्या करेगा? डीएनए का पूरा काम कॉपी करके, जैसे आर्किटेक्ट, एक मेन आर्किटेक्ट रहता है और उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, उसके कुछ जूनियर्स होते हैं. सो मेन आर्किटेक्ट कभी भी डायरेक्ट लेबर से बात नहीं करेगा. लेबर से बात कौन कर रहा है? इट इज डन बाय द जूनियर्स. सो आरएनए इज लाइक दैट. यस, करेक्ट उमेश. और ये प्रोसेस है ना, जो लोग एसएससी में थे उन लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ये था, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस. राइट. हाँ, तो ये सेम मैकेनिज्म इसके अंदर हो रहा है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है ना, कॉन्स्टेंटली काम करते रहता है, डे इन एंड डे आउट. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज ह्यूज. सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस फॉर एवरीथिंग. So that is why it has its own DNA, it has its own RNA. वो खुद का काम खुद कर लेता है. समझ में आ रहा है? Yes. Sir. हाँ बेटा. Sir, so these proteins are indirectly synthesized by DNA. They are see, every function in our body is basically controlled by the DNA, which has the genes. Correct? यहाँ तक ठीक है? Yes sir. हाँ, तो मतलब कैसा फंक्शन, जैसे स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसा फंक्शन होना चाहिए, ये डिसाइड कौन कर रहा है? हमारा जीन. लेकिन वो एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? दैट पर्टिकुलर सेल और द ऑर्गेनेल्स विद इन दैट सेल. समझा? यस सर. डिसाइड डीएनए या डीएनए का जीन करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा वो. राजा है वो, राजा खुद लड़ाई नहीं करेगा. इज इट क्लियर? यस सर, आई गॉट इट. चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी? डीएनए और आरएनए क्यों होता है, जो अभी मैंने बताया आपको. Yes. Yes sir. गुड. यस प्रिया, करेक्ट. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ऐसा अलग अलग प्रोसेसेस थे. राइट, यू आर राइट. सर, क्रिस्टे के डायग्राम का बाद का स्लाइड बताओ ना सर. बता रहा हूँ. बुशरा, ये वाला, दिस वन. बुशरा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए उमेश नाम नहीं है ना. इट इज एज पर इट्स लोकेशन डिस्क्राइब किया गया है ना. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इसके लिए उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. तो मतलब जैसे प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर भी डीएनए होता है. सो दैट डीएनए विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. ठीक है उमेश? अच्छा, क्या हुआ सोहम? यू वांट टू से समथिंग? यस सर. सर जे 2 मिनिट. हा, जे सर ती मागची स्लाइड घ्या ना एकदा. घेतली. हा, आणि ते लिहिलेले हेड पाईस आणि स्टॉक अँड बेस पीस, तिथे जे बेस पीसचे ते 45 एमस्ट्रॉंग आणि 85 एमस्ट्रॉंग दोन्ही का दिले? अरे हे बघ, हा बेस पीस आहे ना, याची ही जी लेंथ आहे ना, ती 85 आहे. येस. आणि त्याची जी हाईट आहे ना, ती 45 आहे. कळलं? यस, समझ. ये सब याद रखना है आप लोगों को. छोटी छोटी चीजें, एमसीक्यूज आते हैं उसके ऊपर. What are the functions? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? So mitochondria is basically called as the powerhouse of the cell, the one which produces energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay. आदित्य को चाहिए लास्ट स्लाइड. ये ले आदित्य.
हो गया? Yes, sir. हाँ. So this is the important function, or rather the only function, and it converts. अभी एनर्जी भी कैसे बनेगा? Because what enters ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है? It is received in the form of pyruvic acid, and this is converted into carbon dioxide and water during aerobic respiration. Okay, along with the production of energy. तो मतलब, and that is why cell will take in oxygen. तो सेल ऑक्सीजन को लेगा and cell will give out carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर बन रहा है? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रादर सेल साइटोप्लाज्म में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आके डिफ्यूज होके इट विल बी कैरिड ईदर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड और इन द फॉर्म ऑफ विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन करके कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है. राइट? सो दिस इज अबाउट द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी पूरा अच्छे से एक बार देख लो. उसमें अगर कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, तकलीफ, परेशानी, डू लेट मी नो. जस्ट गो थ्रू इट वंस. एनसीईआरटी से भी देख लो एक बार माइटोकॉन्ड्रिया. सर वो जो लास्ट का बॉक्स बना है ना, वो एक बार एक्सप्लेन करो. ये वाला ना? यस सर. अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के. कौन से? सबसे पहला आता है ग्लाइकोलिसिस, बराबर है. दूसरा आता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है. और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उसमें से ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जिसमें केमिकल रिएक्शन क्या है? तो इसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ओके, ग्लूकोज का क्या बनता है? पायरुविक एसिड. अभी क्या होता है, ये वाला जो रिएक्शन है ना, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, where pyruvic acid now enters in the mitochondria, and in the mitochondria pyruvic acid, Pa stands for pyruvic acid, will undergo series of chemical reaction, and then it's going to produce carbon dioxide plus water plus ATP. समझा? यस. हाँ, सो ये लास्ट फंक्शन ऐसा है. ठीक है? यस सर. घंटा गाड़ी आ गया सोम के घर के इधर. यस सर. हाँ, विद द प्रेजेंस ऑफ NADH, FADH, बराबर है. तो वो आएगा सब. वो NADH अभी वापस मैं वो बोलूंगा ना प्रिया, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा. तो उसका चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है अलग से. सो वी विल स्टडी दैट, डोंट वरी. ठीक है, चलो हो गया, फिनिश्ड. यस सर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो, the next one which we are going to learn here is the plastids. अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इमीडिएटली प्लास्टिड्स ले रहे हैं क्योंकि सिमिलैरिटी है. बट प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स, whereas माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ. सर अलाउ प्लीज. अरे पूजा आ गई. पूजा बेटी भाग जा. प्रमोट टू द पैनलिस्ट. यस पूजा, आप चले गए हो पैनलिस्ट के लिस्ट में. ओके, 11th. चलो प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग. हाँ बराबर है, कैरोटीन वगैरह वगैरह. ठीक है. एज आई से आई वाज सेइंग, यस थैंक यू पूजा, गॉड ब्लेस यू. So as I was saying, plastids basically are found only in the plant cells and not in the animal cells. So let us understand structural similarity दोनों में बहुत सारा. इसके लिए हम लोग पहले plastids को पढ़ रहे हैं along with the mitochondria. Now exclusive structure found only in the plant cells. हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लास्टिड दिखाया है, but there are different types of plastids which we have, not only green colored plastids. So basically plastids are the double membrane bound cell organelle found only in the plant cells. So present in the cytoplasm of the eukaryotic cells in all the plant cells. तो सारे plant cells में आपको ये मिलेगा this particular structure. In all algal cells, algae में भी आपको मिलेगा, and plus in certain protists, cyanobacteria वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को ये मिलेगा. But majorly it is found where?
मेजरली इट इज फाउंड इन दी प्लांट सेल्स। तो हर एक प्लांट सेल्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज दी लोकेशन ऑफ द प्लास्टिड्स, पहले लिख लो। से डायग्राम निकलना है क्या? नहीं नहीं, डायग्राम बाद में निकालो, पहले पॉइंट्स लिख लो। चलो शर्वी, आगे बढ़ते हैं। नाउ एज आई सेड, प्लास्टिड्स सिर्फ ग्रीन कलर के नहीं होते, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सो बेसिकली बाय एंड लार्ज प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। The one which is a colorless plastid, so it is known as leucoplast. Leuco का मतलब आता है white, plast का meaning आता है plastid, so white or colorless plastid. Okay, whereas the other one is known as the chromoplast. ठीक है, the next we have is the, I am saying chromoplast. Chromoplast का मतलब क्या आता है? Chromoplast का meaning आता है colored plastid, the one which has the color giving pigment. Okay, और chromoplast में then we have the first one called as the chloroplast, which contains the green colored pigment. Then we are going to have the chromoplast which will have the other colors. ओके, सो ये क्रोमोप्लास्ट का ये एक स्पेसिफिक टाइप है, इसको हम लोगों को अलग से पढ़ना है, और बाकी के क्रोमोप्लास्ट को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। व्हाई? अच्छा, इसको स्पेसिफिकली नाम दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, बाकी के क्रोमोप्लास्ट को हम लोग स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं, दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन नेम गिवन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, विच इज ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने अलग से डिफाइन किया है बिकॉज इट्स एन एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, बाकी के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स रहेंगे, तो उसमें ऑरेंज रहेगा, येलो रहेगा या व्हाटएवर, ठीक है, कलर्स अदर देन ग्रीन, ग्रीन छोड़ा तो बाकी सारे रहेंगे आपके क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स, राइट? करेक्ट दीपिका। सो क्लोरोप्लास्ट विल हैव द क्लोरोफिल, जैसे क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे होते हैं ना, कैरोटिनॉइड्स होता है व्हिच इज गिव्स ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल्स होता है व्हिच गिव्स येलो एंड इट्स शेड, ऐसा, ठीक है। Means flower or plant having different colors than green are the because of the, yes correct. So other than leaves, जहां पे भी green color नहीं है ना, वहां पे जो plastids होते हैं वो सारे chromoplast होते हैं। Yes, so chloroplast is a type of chromoplast containing only green colored pigment. Okay, ठीक है, समझा? And leucoplast is basically colorless, so it has either white color or colorless, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग उसको, colorless plastid। क्यों वैष्णवी वापस एक्सप्लेन करना है? यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है देखो, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन व्हाट वैष्णवी? बेस्ड ऑन द पिगमेंट। तो सपोज अगर व्हाइट कलर पिगमेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। ओके, फिर दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या? द वन विच गिव्स अदर कलर्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन ग्रीन, और जो ग्रीन कलर को, ग्रीन पिगमेंट को कैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, समझा? Just give me a minute, huh?
अच्छा स्टूडेंट सुनो, there is a small discussion which I'm going to have with your beloved विशाल सर. तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो एंड देन वी विल कंटिन्यू प्लीज. ओके 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 सर. या ओके सर. गुड. चलो अभी थोड़ा ध्यान दो, कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए. सर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. यस ऋतुजा, आई हैव स्टार्टेड द मीटिंग. चलो ये समझ में आया. क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन द पिगमेंट. इफ देयर इज नो पिगमेंट बीइंग प्रेजेंट, सो वी कॉल दैट प्लास्टिड एज द ल्यूकोप्लास्ट. Sir, your voice is breaking. White. Yes sir. Okay, this is breaking. Yes, because my internet connection is unstable. ऐसा मुझे मैसेज आया. एक मिनट. तो दरवाजा उगड़ तो इसका. थैंक यू. या अभी आ रही है आवाज? Yes sir. Yes sir. अच्छा, मेरे इधर एक रूम में वाईफाई है, वो रूम का दरवाजा बंद हो गया तो नेट डिस्टर्ब हो जाता है. दरवाजा खोल दिया तो सारे रेज इधर आते हैं. बड़ा अजब है, दुनिया ही अजब है. एनीवे, chloroplast, if it has green colored pigment, then we call that as chloroplast. Other than green, then it is naturally chromoplast. But as I said, chloroplast is a type of chromoplast only. ये पहले ध्यान में रखो. तो बेसिक टाइप दो ही आएंगे. कौन से? ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. उसमें से एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट है which has green colored pigment, so it is known as chloroplast. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? Yes sir. Good. And the other one, the one which has xanthophylls, carotenoids or etc., so they are known as the chromoplast, the one which gives color. So basically whichever part of the plant which is green in color will have the chloroplast. There are flowers, there are fruits which has different type of colors, so naturally they are going to have different types of chromoplast. Okay, now types of plastids abhi dekho, this is on the basis of the pigment which we have seen here. So the first one is the leucoplast, which is known as the white colored or colorless plastid. व्हाइट कलर या फिर कलरलेस इसके लिए बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पिगमेंट. इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं होता, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं व्हाइट कलर्ड प्लास्टिड. एंड इट इज नोन टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. So basically it does not have any function of providing color to the plant or parts of the plant, but it is basically responsible for the storage of starch. अभी starch कहाँ से आएगा? plants के अंदर. So as we all know that there is an important process which takes place known as photosynthesis. For photosynthesis, plants they require what? Plants will require carbon dioxide. Along with the carbon dioxide, they require water. So in the presence of sunlight or chlorophyll, it will get converted into C6H12O6. So 6CO2 plus 12H2O. ये केमिकल रिएक्शन याद है ना आप लोगों को? Yes sir. गुड. और इसके साथ ऑफ कोर्स फिर ऑक्सीजन भी बनेगा और प्लस वाटर भी रिलीज होगा. लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ना, दिस एक्सेस ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. दिस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ओके, अगर ग्लूकोज प्लांट यूज करेगा, बट एज आई सेड ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर व्हाट? ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर व्हाट? हेलो, Production of ATP. very good. And how much is the energy requirement? Is it more or less in plants? More, less in Less. plants. So naturally, can I say that the glucose which is produced will always be in excess? Yes. Good. And excess glucose needs to be stored. तो प्लांट क्या करेगा? एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. तो इससे ये स्टार्च बन गया. ओके. अच्छा, उसी जब हम लोग प्लांट्स खाते हैं, मतलब प्लांट्स को खाते हैं ना हम लोग, वेजिटेबल खाते हैं, मतलब वी आर ईटिंग प्लांट्स और नो? So you are lagging. हेलो, आई एम लैगिंग. गिटार बज रहा है मेरा. Yes sir, बज रहा था, अभी नहीं बज रहा. The plant will produce glucose and excess glucose will be stored in the form of starch. And we eat plant. हम लोग plant को खाते हैं, बराबर है? So we are eating plant, meaning we are eating what? Starch. तो हमारा सेल starch से क्या बनाएगा? हेलो,
हमारा सेल स्टार्च से क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और ये ग्लूकोज फिर किसके लिए यूज होगा? द ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक्सेस ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो इट इज स्टोर्ड इन व्हाट फॉर्म? ग्लाइकोजन। Very good, glycogen. Do you understand the connection between the plants and the animals? यस सर। चलो गुड। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो नेचुरली इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, बराबर है। रेस्पिरेशन से हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2। उसी CO2 को प्लांट वापस लेगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा? ग्लूकोज। अरे ये क्या हो गया? हाँ, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। I hope everyone has got the idea कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा था अभी। Anyway, leucoplast point which we need to remember. Voice is breaking. वहाँ मुझे आया मैसेज वापस, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। काय झालं रे? नेट कनेक्शनचा इश्यू है, बार बार लगातार नेट का इश्यू आ रहा है। एक मिनट, आई विल जस्ट चेक। स्पीड ही कम है। नहीं है रे, अच्छा स्पीड है। इट इज ऑलमोस्ट MBPS का स्पीड है, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। Yes sir. Yes, sir. Okay, so this is one plastid which we have, that is the leucoplast. Then the next type of plastid which we have is the chloroplast. Chloroplast, it is called as chloroplast because it contains a green colored pigment known as chlorophyll. और chlorophyll ये नाम से ही नाम दिया गया chloroplast। रेड में जो लिखा था वो एक बार बताना, कौन सा रे? ये वाला जो मैंने अभी लिखा है वो? ये तो मैं फ्लो बोल रहा था आप लोगों को कि किस तरीके से प्लांट एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली टू ईच अदर। ओके, तो जिसमें प्लांट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, जिसमें दे आर गोइंग टू यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसी स्टार्च को जब हम लोग खाते हैं, एनिमल्स व्हेन दे ईट स्टार्च, we will convert this starch into glucose which is useful for the production of energy। और जब हम लोग एनर्जी बनाते हैं तो रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, which is again used by the plants। excess glucose in our body is stored in the form of glycogen। ठीक है, समझा स्नेहा? तो ये कनेक्शन है। गुड, चलो। Now the next one, this is chloroplast because it contains a green colored pigment known as the chlorophyll, which is of course present in the stem and leaves। green color का जो stem होता है ना, उसमें रहता है। जब stem brown हो जाता है तो then the chloroplast is lost, but the leaves will have the presence of chloroplast। और इसका एक ही important function होता है, that is the production of glucose by the mechanism known as photosynthesis। So chloroplast is basically the site for photosynthesis in all the plants। ये पॉइंट्स लिख लो पहले। हो गया? चलो नेक्स्ट। ठीक है, लिखो लिखो। So site of photosynthesis means? बोलता हूं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब आता है, साइट मतलब व्हाट? लोकेशन। सो द क्वेश्चन इज कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, ऐसा है।
ठीक है। हाँ, अपने बायो के ग्रुप पे किसने क्या मैसेज डाला है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, किसी ने तो भी स्क्रीन शॉट डाला है। कौन है ये? प्रिया? ओके, डन सर। हाँ, कुछ नहीं, हो गया डन। यस। बायो सर। ओके, अभी देखो प्लास्टिड का, अच्छा ये तीसरा वाला मेरे ख्याल से दिया उन्होंने, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट हैविंग डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन कलर। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द पिगमेंट्स फॉर गिविंग रेड कलर, येलो, ऑरेंज, ब्लू एक्सेट्रा. So they are all basically known to attract the insects and therefore they are present particularly in the flower as well as the fruits. ओके जैसे कैरोटिनाइड्स जो होते हैं ना, तो ऑरेंज रेड कलर का पूरा रेंज उसमें कवर हो जाता है. येलो कलर का जो रहता है दैट इज बेसिकली ज़ैंथोफिल्स. ठीक है. एंड फियोसाइनिन्स या फिर फाइटोसाइनिन्स इज बेसिकली ब्लूइश कलर के लिए. तो ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं इनमें, एंड दीज पिगमेंट्स विल प्रोवाइड कलर टू द, yes it's okay, these pigments will provide color to the flowers, and this is responsible for what? The flowers. Why? Acha, question is ki why flowers are colorful? It is basically to attract the insects. Why they need to attract the insects? So that the reproduction will take place. Very good. Pollination will take place or the reproduction will take place. That is the basic need. ठीक है, चलो ये भी एक इम्पोर्टेंट. अब ये पिगमेंट्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल आप लोगों को पता है, major pigments which are known to provide color and its ranges, color ranges or different shades. Done. तो उस फ्लावर के पहले वाला साइड, फ्लावर के पहले वाला ये वाला. यस सर. Some plants attract insects to feed on them. मतलब भक्ति समझा नहीं. मतलब the plants will eat the insects or the insects will eat some nutrients from them. हाँ, so they are insectivorous plants ना, वो अलग है. तो उसमें फ्लावर भी नहीं होता है, तो उसमें दे हैव द लीव्स आल्सो ना, which will have different fragrance releasing pigments. तो लीफ में भी होता है. Yes, carotenoids will give orange color, xanthophylls will provide yellow color. Done. Yes, Venus flytrap होता है, या फिर एक है डेंटालियम करके एक आता है प्लांट, डेंटालियम, तो उसमें भी. एक्सक्यूज मी सर. Anthocyanins will provide blue color. Correct. Yes, Drosera. Perfect. Priya, bolo. So why are they present in fruits? Sorry. Why are they present in fruits? Who? The chromoplasts. Chromoplasts are present in the fruits to provide color, ना. फ्रूट्स का अपना एक कलर होता है ना, जैसे फ्रूट का जो बाहर का लेयर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, तो उसको भी अपना कलर आता है ना, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ आल्सो. So it's only used to give color and not any function. Like for flowers, it is used to attract insects for pollination. Correct. So in fruits, it's just to give color. Yes, in fruits it is just to give the color. Okay. And there are certain animals which will eat the fruits, so to make it more attractive. तो उसके लिए होता है. बाकी उसका फ्रूट्स के कलर से रिलेटेड कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, यानी फ्रूट के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है. ठीक है, चलो. Okay, so this is how we see the types of plastids. Now types of leucoplasts which are classified on the, अच्छा ये types of leucoplast है. leucoplast का काम क्या है? Storage of starch, जैसा हम लोगों ने बोला था, बराबर है, but it doesn't only store starch. So there are different types of leucoplasts which are seen based on the storage component. तो सबसे पहला, this is very important slide, हाँ. सबसे पहला is known as amyloplast. Amyloplast नाम से पता चलता है the one which is going to store the starch. Do you remember हम लोगों ने digestive system में amylase enzyme पढ़ा था?
है ना. एंड अमाइलेज एंजाइम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो वैसा ही है, उसी के ऊपर से नाम दिया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो. सो पोटैटो इज गोइंग टू हैव अमाइलोप्लास्ट एंड दैट इज व्हाई पोटैटो इज रिच इन स्टार्च. Second one is known as the aleuroplast. Aleuroplast is known to store the protein. Okay, aleurin नाम का प्रोटीन होता है, तो ये स्टोर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेज में आपको ये मिलेगा. या फिर द थर्ड वन टाइप ऑफ इज नोन एज द एलियोप्लास्ट. Elioplast is responsible for the storage of lipids. For example, mustard. सो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को स्टोर करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन द प्लांट्स. सो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट राइट देम डाउन. डन. यस सर. चलो हो गया. वैष्णवी क्या हुआ? स्ट्रेच ऐसे कुछ तो भी लिखा. वेट अ मिनट. हाँ ठीक है ठीक है. डन सर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, these are the types of leucoplast, and the types of leucoplast based on the storage components. Okay, chalo. Now as I say that chloroplast is going to be a very important type of plastid because it contains chlorophyll, which is essential for the process of photosynthesis. मतलब chloroplast में photosynthesis होता है, that is the primary function of the plants, because of which they are called as the producers of the life, right? So it is important to understand the structure of the chloroplast. How is the structure? तो ये आप लोगों ने already पढ़ा हुआ है. Again, it's a double membrane structure. Okay, so bound by, it's an organelle which is bounded by the double membrane, but both the membranes are plain, smooth. They do not have infoldings or something like that. तो ऐसा कुछ होता नहीं उसमें. Okay, now inside the membrane we are going to have a space. तो इसके अंदर ऐसा space रहेगा. So this space which is present here is known as the stroma, or also called as the matrix, which is always going to be fluid filled, right? Acha, in this stroma you can see that there are disc-like structures which are present. These disc-like structures are known as the thylakoids. The disc-like structures are called as the thylakoids, and as you can see that there is stack of thylakoids. यानी एक thylakoid है, उसके ऊपर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है. इस तरह से एक पूरा ऐसा stack of thylakoids is formed. This entire stack of thylakoids is known as the grana. इसको हम लोग बोलते हैं grana. Okay, and as you can see that inside it is dark green in color. Why it is dark green in color? Because thylakoids are responsible for carrying the chlorophyll. So the thylakoids which encloses the lumen, lumen का मतलब आता है cavity which contains the chlorophyll. तो मतलब chlorophyll किधर रहेगा? इसके अंदर रहेगा, right? And then of course all these grana are connected. ऐसे अगर आपको छोटे-छोटे thread-like structures दिखेंगे, these are known as the lamella, or also known as the freight, or it is also known as intergranal lamellae. Okay, so it is also called as the intergranal lamellae.
or also known as the freight, or also called as lamella. Is it clear? So the thylakoids and the grana is the same? No, thylakoid is a single disc. is single disc. एक डिस्क रहेगा तो उसको हम लोग thylakoid बोलते हैं. But is it in the form of single disc? No, there are multiple discs ना, which are arranged one on each other. तो ये पूरा जो structure है ना, this is called as the grana. So the grana is made up of thylakoids? Yes, perfect. And thylakoid क्या करता है? तो thylakoid के अंदर होता है chlorophyll. Do you have any idea about the chemical reactions taking place in the photosynthesis? Like dark phase and light phase. Dark and light phase. Okay, very good. So there is something known as the light reaction. अच्छा, what is required for the photosynthesis? Plant को क्या चाहिए photosynthesis के लिए? Okay, sunlight चाहिए. Very good. तो sunlight को No sir. अच्छा, सनलाइट चाहिए. और सनलाइट का so naturally sunlight will be trapped by the chlorophyll. मतलब can I say that the sunlight will be trapped inside the thylakoid, and this sunlight or this light is now converted into a chemical energy. So light energy is converted into a chemical energy. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes sir. मतलब सनलाइट कहां पे ट्रैप हो रहा है? सनलाइट इज गेटिंग ट्रैप्ड इन द thylakoid. Who is trapping it? Chlorophyll, and converting that sunlight into what? Chemical energy. ये सनलाइट का काम क्या होता है? तो इफ यू रिमेंबर, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए दो इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लगते हैं. कौन से? Water and carbon dioxide. Fantastic. सानिका ने ऑलरेडी आंसर दिया है मेरे ख्याल से. So water here will be split into hydrogen plus oxygen. Hydrolysis of water. हाँ, ठीक है. सो यहाँ पे होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एज अ गैस. तो यहाँ पे ये 2H2 आएगा. ओके, सो इस तरीके से होता है. सो ऑक्सीजन विल बी रिलीज एज अ गैस. रिलीज क्या हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन आयंस. किसके मदद से हुआ? In the presence of sunlight. Meaning, can I say that breakdown of water, hydrolysis, will take place in the thylakoids? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? Yes. हाँ. अभी रिलीज क्या हुआ? Hydrogen. हाइड्रोजन. अभी बचा कौन है वाटर के अलावा? Carbon dioxide. Very good. So carbon dioxide will start combining with hydrogen in such a way that अभी वो chemical reaction आपको balance करना पड़ेगा, that it starts producing C6H12O6. तो मतलब ये chemical reaction कहाँ होगा? ये chemical reaction होगा inside the stroma. तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है dark reaction. डार्क रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन अंधेरे में होता है, ऐसा है क्या? नहीं. लाइट रिएक्शन मतलब यहाँ पे थाइलाकोइड्स के अंदर फ्लड लाइट्स है, ऐसा है क्या? नहीं. इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Second reaction which takes place in the stroma is known as dark reaction because it takes place in the absence of sunlight. Very good, Nishita. Are you getting this? सर मींस ग्लूकोज बनेगा तो वो रात में बनेगा क्या? नहीं नहीं, इसलिए मैंने बताया डार्क मतलब रात में नहीं बनता है. इट इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. मतलब यहाँ पे स्ट्रोमा में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो वो दिन में ही होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. बराबर. लेकिन थाइलाकोइड के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट. And that sunlight needs to be converted into what? A chemical energy. Are you getting this? So such Yes. chemical energy is not required here. ठीक है? Yes. तो पहले ऐसे था, साइंटिस्ट को पहले ऐसे लगा था कि एक रिएक्शन दिन के टाइम में होता है और एक रिएक्शन रात में होता है, लेकिन वो रात में नहीं होता है, वो दिन में ही होता है. बट द ओनली डिफरेंस इज इट डजंट रिक्वायर सनलाइट. मतलब स्ट्रोमा में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सनलाइट की जरूरत नहीं है. थाइलाकोइड में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सनलाइट की जरूरत है. नाउ व्हेन आई से सनलाइट की जरूरत है, मतलब
सूरज होगा तो ही करेगा, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट दैट द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. सो दैट केमिकल एनर्जी इज नीडेड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? ठीक है. ल्यूमेन का मतलब आता है कैविटी. श्रेया, सबको समझ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? हेलो. हाँ, ठीक है. थोड़ा प्लांट होता है ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट यू हैव टू बेयर विद दैट, कांट हेल्प इट. ये भी चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं. फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर है, अलग चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है. सो दैट यू डोंट वरी, सब अच्छे से और समझा देंगे हम. ओके, जस्ट राइट दिस डाउन. ये डायग्राम निकाल के रखो. NADP and NADPH, yes, गौरव, it is there. वो हाइड्रोजन को कैरी करना पड़ेगा ना, so it is carried by NADP. गौरव, हाइड्रोजन थाइलाकॉइड से बाहर आएगा ना तो उसको कौन लेकर आएगा? तो NADP लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ NADPH. स्नेहा, डार्क रिएक्शन मतलब द वन विच डजंट रिक्वायर केमिकल एनर्जी. तो वो कहां पे होता है? वो स्ट्रोमा के अंदर होता है. दैट्स इट. इसके लिए उसको नाम दिया डार्क रिएक्शन. उसका एक बेटर नेम पता है क्या हो सकता है? पहले वाले का लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. यस, परफेक्ट. ठीक है. स्नेहा, टेंशन मत ले स्नेहा, आपने को चैप्टर पढ़ना ही है अलग से. डोंट वरी. अब भी नहीं समझा तो उस टाइम पे समझ जाएगा. डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग. बायो सर. क्या है गौरी? गौरी ने कुछ पूछा है. केल्विन साइकिल. रुको रुको, घाई मत करो. हाँ, बराबर है मिनल. गौरी, अभी ये जो गौरी ने पूछा है कि हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे तो बायो कौन सिखाएगा, तो वो तो ठीक है. देखते हैं, लेट्स सी. वहां पे भी कोई ना कोई टीचर लगेगा ही हम लोगों को, बिकॉज आई कैन नॉट कम एवरी टाइम. यानी रोज उधर नहीं रह सकता ना मैं. सो हफ्ते में 2 दिन या फिर मे बी 10 दिन में 2 दिन, ऐसा कुछ रहेगा प्लानिंग. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऑनलाइन से सडनली ऑफलाइन का प्लान करना बिकम्स लिटिल टफ टास्क. तो करते हैं, लेकिन डोंट वरी. हर जगह वाइवा होते हैं आर्या. MBBS में होता है, सर जगह होता है. ठीक है. ऑफ कोर्स इन्फॉर्म करेंगे, ऐसे थोड़ी ना, विदाउट इंफॉर्मेशन थोड़ी ना होगा कुछ. You all will be informed about offline lectures, what will be the process of offline lectures, so don't worry about that. हाँ, औरंगाबाद में हो गया, आई नो, लेकिन मैं नहीं आया हूँ अभी तक. ईशान is saying definitely gonna attend your lecture. I know. That's fine, यार. ये लैमिलाइन फ्रेट इज द सेम. कल ही हुआ है. हाँ नुपुर. वेयर आर यू सर? वैष्णवी पूछ रही कि आप कहाँ हो सर? मैं कहाँ हूं? मैं कोटा. बाबा बाबा, डायरेक्ट कोटा भेज दिया इसने मुझे. गौरी, कोटा में कोटा फैक्ट्री. कोटा फैक्ट्री पार्ट 3 बना रहा हो क्या उधर बैठ के? मैं इन ऑफिस. यस, परफेक्ट श्रेया. नहीं नहीं, आई एम इन नासिक राइट नाउ. यस यस, कोटा फैक्ट्री में मैं पार्ट 3 जरूर बनाऊंगा. मैं गौरव सर को बोलता हूँ, लेट्स मेक कोटा फैक्ट्री पार्ट 3, एपिसोड 3. क्या है? सीजन 3. गौरव सर को बोलता हूँ, हम लोग एक्टिंग करेंगे उसमें.
सेल के अंदर लग रही है, आई नो, मैं सेल के अंदर ही बैठा हूँ। बनाते बनाते, डोंट वरी। चलो ये हो गया डायग्राम निकाल के। यस सर। हाँ करेक्ट श्रावणी, काश डॉक्टर हर्षल सर, आतिफ सर एंड गौरव सर। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिड्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, थोड़ा याद रखो इधर। ये कौन है, किसने रैपर खोला और कुछ खा रहा है। चलो डबल, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप हैविंग डबल मेम्ब्रेन. There are special cell organelles. It's going to be a special cell organelle. Why? Because it contains its own DNA, RNA and ribosomes. जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, it has its own DNA, RNA and ribosome. Same यहाँ पे रहेगा. क्यों? Because again photosynthesis is a series of chemical reaction, and for any chemical reaction, the cells will require, or the organelles will require enzymes. So these, to make their own enzymes, to make their own proteins, this organelle will also have the DNA, RNA and ribosome. So naturally this DNA here will be called as what? It will again be called as extranuclear DNA. Simple. Okay, so hence it can make it their own proteins. So it is semi-autonomous organelle. Autonomous मतलब खुद का खुद काम करने वाला. And this is all present in the matrix. ये सब इनर जो रीजन रहता है जहां पे कैविटीज है, तो उसके अंदर ये रहेगा, स्ट्रोमा में. ओके, तो ये पूरा स्ट्रोमा में ही रहेगा सब कुछ, राइट. सो इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस. ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग, खुद का काम खुद करने वाला. सो इट्स गोइंग टू बी पार्शियल, बिकॉज पार्शियली इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, बट पार्शियली इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड आरएनए. सो सेमी ऑटोनोमस ऐसे बोला गया. सो दिस आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिड्स. प्लीज राइट दिस डाउन. Sir, so can we also call mitochondria semi-autonomous? Yes. Because Yes, I was about to say this. Mitochondria can also be called as the semi-autonomous. Okay. और कुछ? चलो डन, आगे बढ़े. लिखो लिखो लिखो. चल आगे बढ़े. yes sir. चैप्टर बहुत बड़ा है श्रावणी आज, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75-80% खत्म हो जाएगा. शाम को भी लेक्चर है ना 4 बजे. सेमी ऑटोनॉमस का नुपुर मतलब आता है पार्शियली सेल्फ डिपेंडेंट. ऑटोनॉमस मतलब द वन विच वर्क्स ऑन इट्स ओन, खुद का काम खुद करने वाला. फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस, द कंट्रोल इज इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोल सेंटर. तो कोई भी अगर रिएक्शन, कोई भी फंक्शन होना है सेल के अंदर, सो इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. लेकिन देयर आर सर्टेन, अच्छा न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन डीएनए. ओके, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल है जिनका अपना खुद का डीएनए भी है, मतलब वो अपने खुद के डीएनए की मदद से भी काम करता है, प्लस न्यूक्लियस के डीएनए के मदद से भी काम करता है. सो बोथ ऑर्गेनेल्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, कैन बी कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस. They are not completely autonomous, meaning they are not completely on their own. They are still dependent on nucleus for certain functions, but yes, they have their own DNA as well. So presence of their own DNA makes them semi autonomous. ठीक है, क्लियर अभी? श्रावणी, यस, चलो गुड. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि द ऑर्गेनेल विच हैज इट्स ओन डीएनए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दे बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अच्छा, लेकिन ऐसे भी है कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको ऑप्शंस की तरफ. जनरली न्यूक्लियस ये नाम नहीं आएगा, कोई एक ही नाम रहेगा तीनों में से. ओके, अगर ऑर्गेनेल के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो. नेक्स्ट,
The next structure which we are going to learn here now is the ribosomes, a very important structure found in both the plant as well as animal cells, and in fact it is found in prokaryotic cells as well. हम लोगों ने already पढ़ा है. राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, और अदर द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है. सो राइबोसोम इज लाइक अ प्रोटीन फैक्ट्री, ओके, जहां पे कंटिन्यूअसली प्रोटीन्स बनते जा रहे हैं. Now, how these proteins are formed? Let us try and understand basically the structure, and then we will understand how the proteins are formed. Ribosomes were discovered by this scientist under electron microscope in 1955. पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था. He found them as a dense granular particles. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे granular particles उनको मिले. So that is how he discovered them. तो उनका फिर और स्टडी किया, ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने डिटेल स्टडी किया टू फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम इज एंड हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन डज इट हैव. पोजीशन कहां पे रहेगा? सो राइबोसोम्स आर अवेलेबल फ्रीली इन द cytoplasm also, but most of the time they are attached to the endoplasmic reticulum. Since they are attached to the membrane of the endoplasmic reticulum, which then appears slightly rough, therefore known as rough endoplasmic reticulum, RER. Okay, so they are always found attached to the RER, and plus they are also found scattered in the cytoplasm, freely available even in the cytoplasm as well. And of course mitochondrial matrix and chloroplast, ये भी हमने पढ़ा है. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देयर आल्सो, राइट? याद है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हाँ, चलो ये लिख लो फटाफट. फिनिश्ड? नो सर. हाँ लिखो. मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ. Shani is asking, are you from Mumbai? No, beta. But I am connected to Mumbai. Sir, can we replace the word chloroplast with stroma in this slide? Why? किधर 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 क्लोरोप्लास्ट है? कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस कंफ्यूजन होगा भक्ति. बाद में आप स्ट्रोमा भूल गए तो. सर सर पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स मींस मुझे कुछ भी नहीं समझा. अरे पोजीशन मतलब कहाँ रहते हैं राइबोसोम? सेल के अंदर किधर रहेंगे? ओके. हाँ, तो वो क्या होता है ना, जैसे ये सपोज अगर ये रफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेम्ब्रेन है लाइक दिस, आप ऐसी दीवार ऐसा समझ लो, तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे राइबोसोम्स अटैच रहेंगे, बिकॉज ऑफ विच इट अपीयर्स रफ. इसके लिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. मतलब इट इज फाउंड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 1. दूसरा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहेगा. स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म है तो अलग अलग साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह ये मिलेगा. तीसरा, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द क्लोरोप्लास्ट. सिंपल. ठीक है. यस. चल, ये हो गया पोजीशन. नाउ द स्ट्रक्चर, द मॉर्फोलॉजी, कि किस तरीके से ये दिखता है. नाउ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे विल बी ऑब्जर्व्ड लाइक small granular structures. So they appear like a spherical granular uniform structures having diameter of 150 to 250 angstrom. ये आपको इस तरीके से दिखेगा.
अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग क्लोजली पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज फर्दर डिवाइडेड। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट लोब्स। तो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के 2 अलग अलग लोब्स आते हैं। अच्छा, लास्ट स्लाइड चाहिए, 1 मिनट, ये लास्ट स्लाइड। सर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मींस? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मतलब सब दाने एक जैसे दिखते हैं। यस सर। हाँ, यूनिफॉर्म मतलब सेम। फिनिश्ड? ओके, सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इफ वी ऑब्जर्व देन इट विल हैव 2 डिफरेंट लोब्स। डू यू रिमेंबर, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था? डज एनीवन रिमेंबर दिस? राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था। Yes, sir. What was that? 70S something. हाँ, 70S something। तो S stands for what? ये भी बताया था मैंने। Svedberg's unit. Svedberg Very unit. good, Svedberg unit। And what is Svedberg unit? How it is measured? It measures the size depending upon the velocity, how the particles sediment in a centrifuge. Very good, the speed at which the particles is sediment। Fantastic, lovely, beautiful। तो वो याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसका मेजरमेंट में ना हम लोगों को लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों का साइज अलग अलग होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस लार्ज सब यूनिट एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल सब यूनिट, और दोनों यूनिट के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है विच इज इसेंशियल फॉर एंट्री ऑफ द आरएनए। इसके अंदर आरएनए घुस जाता है इसके लिए। सो केमिकल इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। So RNA is of course ribonucleic acid and proteins are called as the ribonucleoproteins. Okay, तो इससे ये बनता है chemical it is made up of this RNA plus the proteins. The proteins are known as the ribonucleoproteins and RNA is of course ribonucleic acid and little or no lipids. इसके अंदर lipids रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। So RNA is ribonucleic acid. This is ribonucleoproteins. ओके, चलो ये तो उनका कॉम्पोजिशन हो गया केमिकली। नाउ स्ट्रक्चर, इफ यू ऑब्जर्व देयर आर 2 डिफरेंट सब यूनिट्स व्हिच आर प्रेजेंट। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड द अदर वन इज द स्मॉलर सब यूनिट। नाउ लार्जर सब यूनिट विल बी प्रेजेंट ओवर द स्मॉलर सब यूनिट। लास्ट स्लाइड। अच्छा, ये लो लास्ट स्लाइड। सर इसके पहले वाला। इसके पहले वाला स्लाइड, इसके पहले वाला ये देखना है क्या आपको? डन सर। ओके, नाउ दीज आर द टू सब यूनिट्स व्हिच वी हैव, और इनका साइज भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल इन यूकैरियोटिक सेल द टोटल साइज ऑफ द राइबोसोम इज 80s, 80 स्वेडबर्ग यूनिट। उसमें से लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 60s एंड द स्मॉलर वन इज ऑफ 40s। लेकिन ये 80s क्यों आया? क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन ओवरलैप हो जाता है, इसके लिए फिर वो जैसे 60 + 40 100 मतलब 20 स्वेडबर्ग यूनिट विल बी ओवरलैप्ड, इसके लिए उसका एक्चुअल साइज बन जाता है 80s। सेम वैसा प्रोकैरियोटिक सेल का रहेगा 70s, 50s + 30s। माइटोकॉन्ड्रिया में वी हैव राइबोसोम व्हिच हैज द साइज ऑफ 50s, whereas प्लास्टिड्स में जो राइबोसोम होता है उसका भी साइज होता है 70s। मतलब प्रोकैरियोट्स और प्लास्टिड का राइबोसोम का साइज इज सेम। दिस एंटायर साइजेस ऑफ द राइबोसोम्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अलग है ना बुशरा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज मोर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, इसके लिए उसका साइज थोड़ा सा लार्जर है, इसके लिए साइज बड़ा हो गया। प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में कंपैरेटिवली उसकी नीड लेस है, कम है, इसके लिए उसका साइज कम है, छोटा है, ऐसा, ठीक है। एस इज स्वेडबर्ग यूनिट ना, कोई भी अगर मेजरमेंट होता है तो मेजरमेंट का यूनिट होता है बुशरा। सो एस इज बेसिकली द यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट है इधर,
देखो यहाँ पे लिखा है, राइट? सो राइबोसोम्स आर लेबल्ड बेस्ड ऑन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं उसको, तो वो उसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हो गया ये लिख के? अच्छा, 60s प्लस 50s इज पहला वाला लार्ज सब यूनिट है और दूसरा वाला स्मॉलर सब यूनिट है, इतना याद रखो सिर्फ। हाँ, डन? Yes, sir. ओके, नाउ राइबोसोम का जो काम होता है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? सो राइबोसोम्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो इट्स अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो एक्चुअल प्रोटीन्स बनता है, मतलब चेन ऑफ एमिनो एसिड जो बनेगा, दैट चेन ऑफ एमिनो एसिड इज फॉर्म बाय द राइबोसोम्स। Okay, so as you can see here, now this of course will take place in the group. एक राइबोसोम एक चेन ऑफ प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, so basically number of ribosomes will come together to form the chain of amino acid, multiple chains of amino acid, because as I said, protein synthesis is very important because the cell will require proteins constantly, day in and day out. Requirement of proteins is huge, and because it is taking place together and number of ribosomes are coming together, so we call that as polyribosome or polysomes. पॉली मतलब में नहीं, सपोज ये अगर सिंगल डीएनए है तो ये एक डीएनए के ऊपर एक राइबोसोम अटैच नहीं रहेगा, इसके ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच रहेंगे, और this RNA will be passing through the multiple ribosomes, so that is why it is known as the polyribosome. तो पॉलीराइबोसोम के भी दो अलग अलग टाइप आएंगे। सबसे पहला आता है दैट इज लीनियर, मतलब स्ट्रेट, और यहाँ पे देखो ये सर्कुलर हो गया, सो दैट इज नोन एज अ रोजेट। So polyribosome will show two different appearances. One is the linear appearance, मतलब continuous thread की तरह ऐसा ऐसा रहेगा, and the other one is the rosette, which is actually circular like this. So this one. Okay, so ऐसे दो अलग फॉर्म में आपको polyribosomes मिलेंगे. So the number of ribosomes is equal to the length of mRNA taking part in the protein synthesis. यानी जितने राइबोसोम रहेंगे उतना उसका टिपिकल लेंथ है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट अटैच्ड क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस। तो ये सारे एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली अटैच रहेंगे, तो जितना नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच रहेगा उतना ही आरएनए का लेंथ होता है। ठीक है, सो टुगेदर वी कॉल दिस एज पॉलीसोम और आल्सो नोन एज द पॉलीराइबोसोम। और ये आरएनए क्या कैरी कर रहा है? दिस आरएनए इज कैरिंग मैसेजेस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज ये कैरी करता है। ठीक है, हाँ, यस sir, so these ribosomes, they are present in this form on the rough endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्म, यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट इज मेजरली इन द लीनियर फॉर्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है ना, सो इट कैन बी लीनियर और रोजेट बोथ। ओके सर, हाँ, yes, correct Deepika, messenger RNA, it is known as mRNA. Perfect. Last slide after this, मतलब अच्छा, ये स्लाइड के लिए आप क्या लिख सकते हो? राइबोसोम्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स अ साइट फॉर एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, but the protein synthesis occurs in the group together as many ribosomes are attached to the single RNA. So we call this as polyribosome or polysome. There are two ways in which it is seen. One is linear, in the linear form, another one is in the rosette form, aisa. So this is how you can write. Excuse me, sir. Yes. Sir, these ribosomes are also present on the endoplasmic reticulum, right? Correct. So there, how will the RNA come? How they will?
how will the RNA provide information over there? Because there they are attached to the endoplasmic reticulum, right? Correct, but they are attached in such a way that RNA can easily enter through like this. Okay, okay. हाँ, ठीक है. So their larger subunit is attached to the wall. Okay. Yes, sir. So last slide, please. अच्छा, लास्ट स्लाइड चाहिए ये वाला? नहीं सर, अभी वाला. वैष्णवी ये चाहिए कि आपको? एक मिनट बेटा. वैष्णवी, before this, be fire this. ये ओके. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए सोहम? सर यही वाला. Sir, polyribosome and polysomes are same, ना? सेम. स्लैश किया देखो ना इधर ऐसा. Yeah. फिनिश्ड. Bye, sir. चलो, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस. प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. फंक्शन इनका एक ही रहता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इट डज नॉट हैव इट्स ओन मेम्ब्रेन. तो 2 सब यूनिट्स है. अच्छा, ये सब यूनिट्स भी है ना, थोड़े से फ्री रहते हैं व्हेन दे आर नॉट फंक्शनिंग. वेल, व्हाइल दे स्टार्ट फंक्शनिंग, दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर. सो प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. And that is why we call them as the protein factories. ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली प्रोटीन्स बनते रहेंगे. और प्रोटीन से क्या बनता है? मेजरली प्रोटीन्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स. सो इनडायरेक्टली इट इज आल्सो यूजफुल फॉर एंजाइम्स सिंथेसिस. सो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. Okay, so that is how the function of all this. Protective against protein digesting enzymes मतलब क्या? There are certain enzymes present within the cell which are known to digest the proteins. तो उसके अगेंस्ट भी ये राइबोसोम्स अपने खुद के एंजाइम्स बनाएंगे so that the protein digesting enzymes will not work. Correct? So that is also another important function. But primarily just remember this one, protein synthesis, therefore known as the protein factories. So this is very important. Just remember this. तो यहाँ पे देखो ना डायग्राम में भी कैसा चेन ऑफ एमिनो एसिड बन रहा है. Right, continuous chain of amino acid is getting formed. So I am confused. Ribosomes make proteins, and what happens to the proteins? Proteins बने हैं, correct? Proteins naturally अभी chemicals भी लगते हैं. Like for example, enzymes. Enzymes are made up of what? Enzymes are generally made up of glucose plus proteins. So glycoproteins. ठीक है. तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स है वो कहां से आएगा? तो वो बनाने का काम राइबोसोम कर रहा है. Getting this, Gaurav? So indirectly, ribosome is responsible for making enzymes also. Yes, Aditya, बोलो. Sir, so these complex proteins or amino acids, sir, are they made in the ribosomes or in the Golgi apparatus? I'm confused. No, they are made in the cytoplasm, but with the help of ribosome. Okay. हाँ, तो फिर वो क्या करता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, so that will release it in the Golgi apparatus. तो वो प्रोसेस अलग है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. तो वो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं. ओके सर. हाँ, तो उसमें क्या होगा ना, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus, जब ये तीनों स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर लिंक कि ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है. हाँ, ribosome synthesis proteins hence is called as a protein yes, factor. perfect. Hence it is known as the protein factors. Correct. Yes sir. श्रावणी को हेवी हो गया सर. श्रावणी बोल रही है सर बस कर दो अभी के लिए प्लीज. श्रावणी को टेंशन आ गया.
फिनिश्ड? Yes, sir. चलो गुड. अच्छा, अभी ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स हम लोगों को पढ़ने हैं. कौन से दो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं? द फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी apparatus. ये दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज द राइबोसोम्स. सो नेचुरली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में राइबोसोम्स आल्सो बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन ये दोनों का साथ में काम चलता है. ठीक है. उसके साथ फिर आएगा लाइसोसोम्स और उसके बाद आएगा वैक्यूल्स. तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी हैव इज दिस endoplasmic reticulum and Golgi complex or Golgi apparatus. So how it's going to work together, what is the structure and how it's going to work together, वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. But then again as I said, let's not start this right now क्योंकि वापस आप लोग सब थक जाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में मुझे सिखाना है. तो आज शाम के लेक्चर में हम लोग ये दो पार्ट्स पढ़ लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, and of course if the time permits then lysosomes and vacuoles. Okay, so we will stop here. आज मैं थोड़ा आपको 10 मिनट 11 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ. Okay, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू. Thank you, sir. Bye. शाम को सब लोग आ जाओ. Yes, sir. 4 बजे. Yes, Okay, sir. Thank you, चलो sir. बाय. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय बाय. Thank you, sir. Yes, बाय बाय. Sir, हाँ, sir, hypothesis means? हाइपोथेसिस मतलब एक इमेजिनेशन, फॉल्स इमेजिनेशन. And sir, cytoplasm equals to cytosol plus cell organelle. So Correct. can we say that fungi has a continuous cytosol? फंगा हैज, यस यू कैन से फंगा हैज कंटिन्यूअस साइटोसेल, लेकिन उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं ना, इसके लिए उसको साइटोप्लाज्म बोला गया. कुछ होते हैं, नॉट ऑल. Okay, sir. या चलो बाय बाय. बाय सर. यस बाय.